बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरबत वली। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान NRO कराने वाले पाकिस्तान में साबिक बरतानवी हाई कमिश्नर और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्क लाइक ग्रांट की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ से अलहदा मुलाकातें हुई हैं। अहम वक्त में 3 अहम शख्सियात के साथ इन मुलाकातों का एजेंडा क्या हो सकता है? क्या एक नया NRO होने जा रहा है? इन मुलाकातों के बाद क्या मार्क लाइक ग्रांट इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे, एक जानिब इस्लामाबाद बंद करने की तैयारियां कर ली गई हैं, इमरान खान मुल्क भर के तूफानी दौरे भी कर रहे हैं और शेख रशीद की तावीज़ की करामात ताहिरुल कादरी को भी इमरान खान के धरने में शिरकत के लिए आमादा कर चुकी हैं। हुक्मरान जमात अपने हलीफों से मोहब्बतें बढ़ाने लगी हैं। आखिर 2 नवंबर को क्या होगा? मुल्क भर में बहस तो शुरू हो चुकी है और इस दफा चौधरी निसार इमरान खान के धरने का इलाज किस तरह से करेंगे? एम्पायर की उंगली क्या है और कब उठेगी? बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाबात जानेंगे। और तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात भी गिर चुकी हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी 13 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। वज़ीर खजाना की मईशत मजबूती के दावों का मुल्क के मारूफ इक्तिसादी मुर्शिदानों की जानिब से कच्चा छठा खोल दिया गया है। पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक IMF की रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार पाई है। डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर अशफाक हसन और डॉक्टर सलमान शाह ने मुल्क की मईशत के हवाले से कई अहम सवालात को खड़ा कर दिया है। इसी मौजू पर बात करने के लिए इक्तिसादी माहिर एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि आइंदा करप्ट अफराद से प्री बार्गेन करने का इख्तियार आपको हासिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन नैब के पर काट दिए गए हैं। सियासी रहनुमाओं, तजियाकारों से लेकर मुल्क की आला अदलिया तक भी नैब पर बरहम, तो चेयरमैन नैब आखिर अपने ओहदे पर बरकरार क्यों है? इन सारे सवालात का जवाब जानेंगे। क्लासा साहब, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं साबिक बरतानवी हाई कमिश्नर मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जानिब से पाकिस्तान की अहम क़यादत से। फ़र्ज़ करते हैं अगर नया NRO हो जाता है तो मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा? ये बड़ी, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान के जो हमारा मीडिया है, मैं खुद थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ कि हमारी मेमोरीज़ बड़ी शॉर्ट हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह की बिग डेवलपमेंट है मार्क साहब का यहाँ पे आना। ये लाइक ग्रांट साहब जो हैं, इनका बड़ा एक बैकग्राउंड है और मुझे खुद थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि हमारे यहाँ अगर माशाल्लाह बड़े अच्छे एंकर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उन्हें ये स्टोरी इसको पिक करनी चाहिए थी कि ये कोई आम आदमी नहीं आया और बड़े अहम ये मौका पर पाकिस्तान में इन्होंने आकर लैंड किया है। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है ताकि लोगों को प्रॉपर समझ आएगी कि इनकी यहाँ पे आज मौजूदगी और 4 बड़े लोगों से मुलाकात एक ही दिन में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आम मुलाकात नहीं हुई, हो सकता है इसकी क्या हो सकता है? ये जो है पाकिस्तान में 2003 से लेकर 2006-07 तक ये पाकिस्तान में ये हाई कमिश्नर रहे हैं बरतानिया के, बड़े टॉप ये डिप्लोमेट समझे जाते हैं। और ये फैसलाबाद का जो पहला नाम था ये लैलपुर था, तो ये जो इन्हीं के आबा अजदाद के नाम पे था, उन्हीं में से एक ने आके इनको आबाद किया था। सो इनके पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान को ऊन भी करते हैं, यहाँ के पॉलिटिक्स भी समझते हैं, उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये आप ये आपने बता दिया। तो लेकिन ओनरशिप रखते हैं ना, जिनके अपने बाप दादा ने यहाँ पे एक पूरा शहर बसाया था लैलपुर जो है, तो उसके बाद तो अब उनका एक तरह का हमारे ऊपर हक भी बनता है। कॉलोनियल मास्टर्स भी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक तरह का, बल्कि आमिर साहब कह रहे थे लेकिन हमें उसका कंफर्म नहीं है कि मेरा ख्याल उनसे पहले का ये शहर बना, उनके पैदाइश नहीं, पहले इनके फोर फादर्स ने, उनकी जानिब से इस शहर को बनाया गया, ग्रेट ग्रैंड फादर ने इसका जो है ना वो रखा, बुनियाद रखी थी। खैर यो सो इनका पाकिस्तान के साथ बड़ा करीबी इनका ताल्लुक है। अच्छा, अमेरिकन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हो तो जहाँ पे इनका रोल शुरू हो रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पर्टिकुलर जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो को जो दरमियान में करीब लाए थे, ये लाने वाले थे, NRO कराने वाले ये थे। कंडोलीज़ा राइस की बुक अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ा पूरा चैप्टर लिखा है कंडोलीज़ा राइस ने कि कैसे हमने इनके बरतानिया के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ की डील कराई थी, जिसको आप कैसे बदनाम नाम NRO का नाम दिया जाता है। अमेरिकन के बारे में मशहूर है कि जब भी उन्होंने कोई डल्टी काम कराना हो ना पाकिस्तान से, तो वो बरतानिया के जरिए करवाते। बरतानी उनको कहते हैं, उनको अमेरिकन को, कि आपको नहीं पता हिंदुस्तान पाकिस्तान के मिजाज का, जब आपने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों को डील करना तो हमें बताया करें, क्योंकि हमने 100 साल से ज़्यादा इन पे हुकूमत की हुई है, इनका मिजाज समझते हैं और हमें पता है कहाँ से इनकी रग दबानी है, कहाँ से किल्ली दबानी है, कहाँ से इनको थोड़ा सा इनको पुश करना है, कहाँ पे कैरेट, कहाँ पे स्टिक। सो जब भी अमेरिकन ने कुछ सीरियस डल्टी काम कराना हो तो वो बरतानिया को कहते हैं और बरतानिया ही करता है, और पाकिस्तानी बरतानिया पे की ही तवक्कुआत पूरे उतरते हैं। अगरचे यहाँ पे ये इंप्रेशन है कि शायद अमेरिका सारा हैंडल करता है, लेकिन
वो अगर उस कंडोलीज़ा राइस की बुक आप पढ़ें, जो चैप्टर है एनआरओ पे लिखा है उसने, तो उसे बड़ा क्लियर होता है कि बेसिकली बरतानिया ही मैनेज कर रहा था। मैं इसको मुख्तसर सा करूं कि ये जो मुलाकातें होना शुरू हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की, दुबई में बड़ी खुफिया मुलाकातें हुई, इधर उधर हुई, तो इनका बड़ा रोल था। इन्होंने उनको दरमियान में करीब लाने में मार्क साहब ने बड़ा रोल अदा किया था। अल्टीमेटली जो डील की गई थी, पावर शेयरिंग का जो मंसूबा था, जो उन्होंने व्हाइट हाउस ने दिया था इनको, क्योंकि पहले बीबी नहीं मान रही थी पावर शेयरिंग पे। अच्छा, फिर जनरल मुशर्रफ साहब भड़क गए, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी अपने दौर में कि मैं क्यों अपनी पावर शेयरिंग आके करूं। सो उनके इख्तलाफात को रिड्यूस कराने के लिए मार्क ग्रांट साहब जो हैं, इनका बड़ा एक अहम रोल था। और अगर आपको याद हो, एनआरओ की डील जो है अल्टीमेटली लंदन में हुई थी। यहाँ से 2-3 जनरल जो हैं, सर्विंग जनरल, वो लंदन गए थे, बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने गारंटीज दी थी। और उनमें एक जो उस वक्त के DGISI जो थे, ये थे जनाब परवेज़ कियानी साहब भी थे। बेनज़ीर भुट्टो चाहते थे कोई सर्विंग जनरल आए और मुझे आके गारंटीज दे कि जनाब कि मैं वापस आती हूँ तो मेरे साथ जो बातें तय हो रही हैं वो पूरी की पूरी होगी। गए थे। सो जनरल कियानी साहब पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि बेसिकली जो एनआरओ डील थी, तो उनका भी आर्मी चीफ बनना एक एनआरओ डील का हिस्सा था। उनको बाद में 3 साल के एक्सटेंशन मिलना, वो भी एनआरओ डील का हिस्सा था। अगले मेरे जैसे थोड़े से बदखा तो ये भी कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को उसके बाद 2013 में इक़्तिदार मिलना, ये भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक अंडरस्टैंडिंग थी, डील थी, जो अमेरिकन ने अपने ब्रिट्स के जरिए या मार्क रायल ग्रांट साहब के जरिए उन्होंने आके कराई थी। ये तो उस पर बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब ये पाकिस्तान बड़े अरसे बाद आए हैं और आज आए हैं। मैं बिल्कुल शार्ट करके आ रहा हूँ, इस पर नहीं तो बड़ी लंबी बात हो सकती है मार्क साहब के उस पर रोल पे। आज वो अचानक आए हैं, कोई उसका ऐसा कोई मीडिया में नहीं है। इस वक्त ये वहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये ब्रिटिश की हुकूमत के। कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, अब जैसे पहले डेविड कैमरान साहब थे, उनके साथ है, उनके जाने के साथ ये नहीं चले गए, अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। हम मतलब ये गैस करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन बाद में हम आने वाले दिनों में शेयर करते रहेंगे। 2-4 एजेंडे हो सकते हैं। मेन ये हो सकता है जनाब, सबसे बड़ा जो बताया जाएगा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ साहब से हुई है, उनकी जंजुआ साहब से हुई है, नासिर जंजुआ साहब। हम कहते हैं कि नासिर जंजुआ साहब एक कटसी मुलाकात थी कि ये भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। सो कटसी मुलाकात हुई, हो गई। उसके बाद आते हैं जनाब हम उनकी चौधरी निसार अली खान साहब से क्या गुफ्तगू हो सकती है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से केस के इश्यूज़ हैं उन पर बात हो सकती है। ये मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ, हम उस पर नहीं जा रहे, विद इन डीप नहीं जा रहे। नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ भी इसी तरह की उनकी एक ओवरऑल कि ब्रिटेन के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात कैसे हो सकते हैं, या किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इनको बेहतरी कैसे की जा सकती है, ट्रेड है या दूसरे कोई ट्रैफिकिंग के मसाइल हैं। अच्छा, जनरल उन रहील साहब से मुलाकात का क्या एजेंडा हो सकता है? हमें ये बताया जाएगा कि जनाब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो नेटो भी बैठा हुआ है, यहाँ पे अफगानिस्तान में सारा नेटो भी है, तालिबान के साथ भी फिर दोबारा रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए हैं, उनके मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। सो उन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे बात की। बट आई सीरियसली डाउट कि मार्क साहब जो हैं वो सिर्फ इन 3-4 चीज़ों के लिए आए हैं। सो मुझे लग रहा है कि समथिंग इज कुकिंग अप। इनके पास कोई ना कोई प्लान होगा, कोई इनके पास कोई एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी। ये तमाम पार्टीज़ को बैठ के करीब लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि नवाज शरीफ साहब की हमारे यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो ब्रिटेन, मेरा ख्याल है इस वक्त नवाज शरीफ साहब को, उनके इक़्तिदार को जो खतरात हो सकते हैं, और जिस तरह सिविल मिलिट्री एक दूसरे के साथ टेंशन हो चुकी है, तो ब्रिटेन नहीं चाहेगा कि इस मौके पर नवाज शरीफ साहब जो है टॉपल हों, कोई इनको कोई प्रॉब्लम हो। सो एक कोशिश की जाएगी और की गई है कि आप ये सिविल मिलिट्री जो रिफ्ट है इसको दूर कराया जाए। इनके आपस में कोई डिफरेंसेस जहाँ पे आए हैं अगर दूर किए जाने चाहिए। सिर्फ एक चीज़ का मुझे इंतजार है, जिस वजह से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा हूँ कि क्या मार्क साहब की इमरान खान से मुलाकात होती है या नहीं होती। अगर उनकी उससे मुलाकात होती है तो फिर इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे पास है सही इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस वक्त मैं उनको वक्त से पहले नहीं बताना चाहता, मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता। शायद आने वाले 1 दिनों में इसके पीछे जो कहानी है सारी वो निकल आएगी। ठीक है आमिर साहब, आप क्या कहेंगे कि इमरान खान से जैसे क्लासेस साहब ने कहा है इम्कानात हैं, रोशन इम्कानात पूछ रही हूँ। मैं भी इस पे स्पेकुलेट नहीं कर सकता। क्लास साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसमें 2-3 चीज़ों का सिर्फ मैं ऐड कर सकता हूँ। एक ये कि जाहिर है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर पंजाब के प्रीमियर थे, उस ज़माने में गवर्नर जनरल कहलाते थे, एग्जेक्टिव गवर्नर थे। तो उनका इस खित्ते से ख़ास तौर पे पंजाब में और लायलपुर की बुनियाद रखी थी, इसलिए ख़ास इंटरेस्ट भी है। उर्दू भी बड़ा जब यहाँ थे तो बड़े पॉपुलर थे और इनकी बहुत ज़्यादा, ये ऑर्डनरी सफारतकार नहीं थे, वरना तो कोई सफारतकार आए
चाहे वो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बरतानिया के, तो वो एक सफारतकारी के इशूज़ में देखते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक एजेंडे में जिस तरह करार साहब ने बताया इन्वॉल्व रहे हैं, NRO के हवाले से रहे हुए हैं, तो इसलिए वो होता है। तो दूसरा इसका एक इनका तारुफ के अंदर एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये बरतानिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो मुस्तकिल मंदूब जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी रहे, और ये 4 दफ़ा सबसे इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो हैं प्रेसिडेंट रहे हैं 4 दफ़ा। सो इनका एक बैनुल अक़वामी एक रोल है जिसमें ये ब्रिज बनने की बहुत ज़्यादा इनके क्रीडेंशियल्स हैं। तो इस वक्त ज़ाहिर है बरतानिया के साथ हमारे डोमेस्टिक भी एजेंडा आता है, इंटरनेशनल भी आता है। हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं ना, हमारे पास तो वो सिरल की तरह अंदर की खबर नहीं है, तो हम स्पेकुलेट कर देते हैं कि वहाँ पे MQM जो है, MQM का एक तो ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक है, दूसरा MQM के हवाले से चूँकि इंडिया पाक इंडिया के हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड की वो खबर आ चुकी है कि वो असला आया था, खरीदा गया, ये हमारी खबर नहीं, ये बरतानिया की खबर थी, और वो लिस्टें मिली थी। और रिसेंटली हमने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो लिस्टें जो कराची में असलहा पकड़ा गया है, उनमें कहीं ना कहीं वो ये वही वाला लिस्टों वाला असला है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है। तो ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इस पर थोड़ी सी और बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे, इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ 2 नवंबर को आखिर क्या होने जा रहा है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। जी आमिर साहब आपकी तरफ आएंगे। मैं कह रहा था कि MQM का चूँकि एक दाखिली हमारा इशू भी है, और उसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का उसके ऊपर जो है कंसर्न है, अमेरिका का भी है, UN का भी, उसके लिए बड़े आइडियल ब्रिज बन सकते हैं। तो उस वजह से भी शायद वो एक एलिमेंट भी लाजमी आएगा। दूसरा, इनको एक बड़ी यूनिक पोजीशन है इनकी लायल साहब की, वो इस वजह से भी कि क्योंकि पाकिस्तान की इत्तफाकन तमाम तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग, इनका सेकंड होम जो है वो बरतानिया है। पहला है, पहला। आप सही कह रहे हैं, जिसके बच्चे यहाँ पे होते हैं वो सबके बच्चे इत्तफाकन तकरीबन उधर रहते हैं। इमरान खान साहब के बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ के इलेक्शंस में ये जाते हैं, मेयर के इलेक्शन में लंदन के, कि इसको वोट दें या वोट दें। ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब के एक बेटे वहाँ रहते हैं। और याद रहे कि ये पैनेमा को भूल रहे हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, जरदारी साहब के बच्चे उधर से पढ़े हैं, बिलावल साहब ने वहाँ से वो किया, और उनकी एक साली सनम भुट्टो उधर रहती हैं, और उनका एक सुना है कि काफ़ी जायदाद अभी वहाँ पे है। तो सेकंड, अगर फर्स्ट होम नहीं तो सेकंड तो लाजमी है। दूसरा ये कि याद रहे कि हम इसको पैनामा स्कैंडल तो बन गया है, इसके अंदर पैनामा से भी ज़्यादा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है, जो बरतानिया की मलकियत है, सबसे ज़्यादा केसेस ये जो हैं, ये सारी फ्रॉड के और करप्शन के, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के, जिसकी वजह से बरतानियन में भी तहलका मचा हुआ है कि वो भी देख रहे हैं कि जनाब ये हमारे यहाँ भी ये बड़े अरसे से ब्लैक मनी आ रही थी, और प्रॉपर्टी की प्राइसेस उसकी वजह से बरतानिया में नीचे जा रही हैं। सो बरतानिया के डोमेस्टिक सियासत जो है वो हमारी इस वक्त डोमेस्टिक सियासत से और हमारी रीजनल और इंटरनेशनल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इनका वो रोल, अगर कोई ये शक करे क्योंकि माजी देखते हुए कि इन्होंने NRO करवाया हुआ है, तो ये वो हैं जो पाकिस्तान के दरमियान में वो कहते थे ना, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। अभी तीनों पार्टियों की जो जंजीर नजर आ रही है वो बरतानिया और लायल नजर आ रहे हैं कि इनके डायरेक्टली PTI से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ साहब से भी, आसिफजारी से। सो ये स्पेकुलेट इसीलिए हम कर पा रहे हैं कि जनाब कोई पता नहीं कि डोमेस्टिक हमारी जो लड़ाई चल रही है और बड़ी क्रूशल स्टेज पे जा रही है, तो शायद ये कोई दोबारा कोई रोल प्ले करने आ रहे हूँ। सही। ये जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, खिलासा साहब, अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है कि हमें अफगानिस्तान नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोई बहुत बड़ी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका की, और सुना है कि कतर के अंदर तालिबान की एक बहुत बड़ी जो है नेगोशिएशन में सक्सेसफुल हुई है, और उसके अभी पाकिस्तान उसके अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, वो भी शायद पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन देख लें आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर क्लासेस साहब इमरान खान से मुलाकात इनकी हो जाती है, अभी तक तो यही कहा जा रहा है 2 नवंबर को सियासी मंजरनामा तब्दील होगा, आप समझ रहे हैं इससे बड़ा धमाका 2 नवंबर से पहले हो सकता है? मैं खैर पहले इनकी बात का मैं उसमें बताऊं, जो आमिर ने कहा है ना कि तालिबान के अफगानिस्तान, वो तो मैंने कहा था जब मैंने चारों का बताया है कि चारों से मुलाकात क्या क्या एजेंडा हो सकता है इनका मार्क लाइट ग्रांट का, उनका साहब का। तो उनका मैंने आर्मी चीफ की मुलाकात का कहा उस वक्त, मैं तालिबान रिलेटेड भी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी की बात की होगी,
पाक इंडिया टेंशन में बात हो सकती है, अफगानिस्तान में, क्योंकि अगेन उस बरतानिया का बहुत बड़ा रोल है, उनकी बड़ी आर्मी है, अमेरिका के बाद उनका सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग जवान मौजूद हैं, सो उस पर तालिबान मुज़ाकरात पे बात हुई होगी। लेकिन हमें जो आ रहा है कि इनका बैकग्राउंड जो है, उनका यकदम आना और एक दिन में 4 मुलाकात करना, वेरी की प्लेयर्स जो की लोग हैं, जो टॉप के लोग हैं, कोई आम नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, वो आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, नासिर जंजुआ साहब भी मिल रहे हैं, चौधरी साहब से मिल रहे हैं, और अभी मेरा ख्याल है अभी अब तक तो खबरें वापस नहीं गए, अब देख रहे हैं मजीद किन लोगों से उनकी मुलाकातें होती हैं, तो वो हमने अभी उस पर आगे देखना है। एक बड़ा खूबसूरत सा मुझे एक ना उस पर आया है, उस पर मैं अभी ब्रेक में देख रहा था, उस पर ट्विटर पर बड़ा खूबसूरत कमेंट है एक, जो उन्होंने किया, अंग्रेज नाम से उनका वो है, उनका हैंडल है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो अपने मुमालिक में तो इनका अगर सदर वज़ीर आज़म चंद हज़ार रुपए की चोरी कर ले तो ये उसको तो फ़ौरन इस्तीफ़ा ले लेते हैं, उसको तो हटा देते हैं अपने अपने मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में जो अरबों रुपए की चोरी कर ले उसका एनआरओ कराने आ जाते हैं। मतलब इससे ज़्यादा समझ नहीं, भाई बहुत डीप थाट है कि अपने मुल्क में तो छोटी सी बात का पता चल जाए कि जनाब फलां साहब ने अगर चाय ज्यादा पी ली थी, किसी ने कोई उसको फाइन हो जाता है, किसी ने शौकत अजीज की तरह बुनियान, कोई कुर्ता, कोई अंडरवेयर, कोई उन्होंने कहा भाई से कोई स्कार्फ वगैरह, कोई वहाँ पे चाल साहब का दिया हुआ जो उनका बैग था वो उठा के ले जाएं, वहाँ पे इस तरह की चीजें हो जाए तो क़यामत आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं कि करप्शन चलती रहे, करप्ट लोग चलते रहे। क्यों? रीजन कि ये करप्ट लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। ये वर्जिन आइलैंड की शान कौन बने हुए हैं? ये पनामा को किसने पनामा बनाया? हमने बनाया है। दुबई को किसने दुबई बनाया? ये हमने बनाया है। हजारों की तादाद में तो हम नाम दे चुके हैं ना, जो पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ से इलीगल और हराम की मनी कमा के, और जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है, मुझे देने में कोई हर्ज नहीं, 2-4 मैं गिनवा भी देता हूँ, यहाँ से पैसा इकट्ठा किया है, दुबई में जाके माल खरीद लें तो दुबई क्या कहेगा कि यहाँ के पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाए? कभी भी नहीं चाहेगा। मतलब लंदन क्या चाहेगा कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाए? जब अरबों डॉलर के आप वहाँ पे मेफर के फ्लैट्स लेंगे, आप सारे माल खरीदेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, तो कभी नहीं चाहेंगे। वहाँ पे ब्रिटेन को जाके आप उनको जॉब्स देंगे, उनको पैसे देंगे, उनको टैक्सेस देंगे, तो ब्रिटेन चाहेगा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस बड़ी अच्छी हो जाए। वो चाहेंगे कि ऐसे ही लोग इस मुल्क पे हुकूमत उस पर करते रहें। सो यहाँ पे आके जब ये जो उसने नुक्ता उठाया है, अपने मुल्क में तो 2 रुपए की करप्शन आप नहीं बर्दाश्त करते, करके दिखाएं। टोनी ब्लेयर साहब को ये कहते हैं कि 2 रुपए का माल कमा के दिखाएं, किसी का नाम आ जाए तो उसको नहीं उसके ओहदे पर। ये बड़ा एक अहम इशू देखना ये है कि इमरान खान जो इस पूरी, मुझे उसमें से एक अब तक वो कहते हैं ना, एक चीज़ जो मिसिंग अब तक लग रही है कि इमरान खान से इसकी मुलाकात होती है नहीं होती। अगर नहीं भी होती, मेरा यह ख्याल है फिर भी सिविल मिलिट्री टेंशन इस वक्त चल रही है, मार्क साहब उसको ठंडा करने के लिए होगी, उसमें बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि इस मौके पे एक हफ्ता पहले आना, जब पाकिस्तान के दोनों इदारे जो बड़े इदारे हैं उनके दरमियान इतनी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। और इमरान खान भी धरना देने जा रहे हैं, इमरान खान साहब धरना देने जा रहे हैं। बाकी इमरान खान साहब जो हैं वो लाख कहते रहे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी दबाव में नहीं आते। जिस मुल्क में आपके बच्चे रहते हों, जहाँ पे आपकी जदादें हों, जहाँ पे आपके और कुछ इंटरेस्ट हों, अल्टीमेटली उनको बात सुननी पड़ती है, ना चाहते हुए आपको सुननी पड़ती है। अगली बात, अगर एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे से, जो इमरान खान साहब ने फिर थर्ड अंपायर की उंगली का जिक्र कर दिया, अगर मार्क साहब और कुछ भी ना करें, इमरान खान साहब को अहमियत ना दें, इमरान खान साहब मान लेते हैं, उनकी बात नहीं मानते, बहादुर आदमी है, शेर बंदे हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता, वो सलमान खान वाला डायलॉग कि जब मैं फैसला कर लेता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, मान लेते हैं कि खान साहब अपनी भी नहीं सुनते उसके बाद। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और फिर जैसे कादरी साहब को भी ऑन बोर्ड ले लिया उन्होंने, वो भी आ गए हैं, क्योंकि शेख साहब फरमाते थे कि जब तक लाशें नहीं होंगी, खून नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। वैसे दुख होता है मुझे बाज़ दफ़ा इस किस्म की इन लोगों के बच्चे नहीं है। मतलब है आप पॉलिटिक्स करें, आप थोड़ी सी 2 मिनट के लिए शेख साहब से ज़रा मतलब मादरत के साथ कि थोड़ा सा, क्योंकि अपने बच्चे नहीं है, दूसरे के बच्चों का ख्याल करें। बुलाया मगर मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ। मतलब गलत बात है कि आप ये कहें कि आप तहरीक को खून चाहिए, तो फिर अपना खून दें थोड़ा सा, लीडर भी तो 2-4 देना खून जरा। अवाम कब तक खून देती रहे क्लासेस? वो अवाम ही खून देगी ना सारी। सो एस्टेब्लिशमेंट वाला, कमिंग टू द पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट को भी अगर न्यूट्रलाइज कर गए मार्क साहब तो भी इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकेंगे। सो मुझे लगता है ये जो मैं दोबारा थोड़ा सा अब नहीं करें आप नहीं, मैं दोबारा आपको दोहराऊंगा एक पॉइंट के जो अमेरिका, चूंकि बरतानिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो कि आधी कंपनियों का डेटा उनके पास है, सो वो उनके पास डेटा और जायदादें फिर बरतानिया में खरीदी गई हैं। सारी पैनामा की जो लड़ाई है वो मेफेयर के फ्लैट्स हैं, तो वो बरतानिया में है। और बरतानिया में पहली दफ़ा बड़ी दहाइयों के बाद ये इशू बन गया है कि जनाब हम बड़ी दुनिया भर में मशहूर थे अपनी ईमानदारी और रूल ऑफ लॉ की वजह से,
अब हम मशहूर हो गए हैं कि हम दुनिया भर की करप्शन की कमाई का सेफ हेवन जो है ना वो बरतानिया में है। और इस एक थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन से उनके यहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, क्योंकि दुनिया भर की इफेक्ट ये है कि पिछले 50-100 सालों से सारी दुनिया की करप्शन की कमाई का सबसे बड़े सेंटर्स में से वो लंदन और बरतानिया। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बरतानिया को अपने इमेज के बारे में केयरफुल होना चाहिए। इन पे पहले इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने मैनी सेंचुरीज बैक इन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू की थी। उसमें बड़े सारे बने, अमेरिका में हमने देखा, यहाँ बरतानिया में देखा कि स्लेव ट्रेड शुरू हुई। वो खैर उन्होंने उसका रिफाइन हुआ जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ह्यूमन राइट्स आए, तलीम आई, नई चीज़ें, इंसान रिफाइन भी होते हैं। उन्होंने वो ट्रेड ख़त्म कर दी कि अब इंसानों को गुलाम नहीं बनाना। इवन सजाए मौत तक खत्म हो गई। यूरोप में आपको कोई सजाए मौत नहीं मिलती। ह्यूमन राइट्स उन्होंने इतने बेहतर कर लिए अपने। लेकिन दूसरी साइड पे जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं जो हमारे ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस कर रहे हैं, यहाँ का पैसा करप्शन के जरिए कमा रहे हैं, उनको आपने वहाँ जदादें खरीदने के लिए कोई नहीं पूछते, सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं उन्हें, आप उनसे कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं पूछ रहे, कोई उनसे आप उनके जदादों की तफसीलात नहीं पूछ रहे। आपने वाया बिटिंडा वही काम शुरू कर दिया है। उस वक्त आके स्लेव ट्रेड होती थी अब 15-16 सेंचुरी में, अब आपने मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कराई हुई है वहाँ पे। अब आप ये भी कहते हैं कि इन लोगों को टॉपल भी ना किया जाए, यहाँ जमहूरियत भी होनी चाहिए, राइट्स भी होने चाहिए, लेकिन ये लोग भी कायम रहने चाहिए। सो जितना वो आके दूसरे इदारों को समझाते हैं कि जनाब इनको कुछ नहीं कहना, थोड़ा सा एक लेक्चर जो है ना कभी गुड गवर्नेंस पे इनको बिठा के ये शरीफ फैमिली को भी दे दें, किसी दिन मार्क साहब जो हैं, किसी दिन जरदारी साहब को भी दे दें, हजूर आपका मुल्क है, ये जिंदा रहेगा, बच्चा रहेगा तो कुछ इसका खून आप चूसते रहेंगे, थोड़ा सा इसको सांस लेने दें, कुछ यहाँ पे चीज़ें चलने दें। सो एक आजकल बरतानिया में जैसे आमिर ने कहा, एक और वहाँ पे कंपेन चली हुई है। वहाँ पे आपको याद होगा मेरे का 3-6 महीने पहले, अभी इसके बाद ये पनामा के बाद उन्होंने करप्शन के खिलाफ सेमिनार किया था बहुत बड़ा, जिसमें दुनिया के लीडर्स भी आए थे। उसमें हमारा वज़ीर आज़म नहीं था ना, उन्होंने इनवाइट किया ना इन्होंने वॉलंटियर किया। ये तो अच्छी बात की। ठीक है सर, तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। मैं मतलब जिनके जदादे हैं वहाँ पे, जिन्होंने पैसा ले हम लोग ना जरदारी साहब, हालांकि वहाँ पे जरदारी साहब से लेक्चर दिलवाना चाहिए था मेरा ख्याल है इनको सेमिनार पे। उस दिन मैं सुन रहा था उनको शहरी रहमान साहब नैब हमारी जाके सार को समझा सकती है क्वेश्चन कैसे, तो आसिफ जरदारी साहब क्यों नहीं समझा सकते इनको एज वहाँ चीफ गेस्ट होना चाहिए था कि मैं बताता हूँ करप्शन कैसे रोकी जा सकती है, क्योंकि जो करते हैं वही सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को वहाँ इन्वाइट किया जाना था, ये नहीं थे। अब एक मैं उसकी गार्जियन की स्टोरी पढ़ रहा था, अब वहाँ पे करप्शन के जरिए जो जदादें खरीदी गई हैं उन पे वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बरतानवी अवाम उस पर वो चिढ़ रहे हैं कि भाई साहब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली जैसे दहशतगर्दी का लिंक कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान से जा जुड़ता है, ऐसे आजकल मनी लॉन्ड्रिंग जो है, हराम का माल जो है दुनिया भर से कमाया हुआ पैसा जो है उसकी जो रूट्स है वो लंदन जा निकलती हैं। क्योंकि अमेरिका में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं, पूरे यूरोप में भी हो रही हैं, तो क्योंकि हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी भी लंदन और बरतानिया में रहती है, कश्मीर के लोग खासतौर पे मीरपुर के, तो इसलिए वो पाकिस्तान का डायरेक्टली लिंक बन जाता है। उनकी हमारे पे और हमारी उन पे एक लेवरेज है इस इशू पे। बहरहाल ये लास्ट में कमेंट कर दूं, दुबई हो, लंदन हो, पनामा हो, वर्जिन आइलैंड हो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो। यहाँ से माल बनाओ, पैसे खाओ, और बड़े बड़े लोग कमाते हैं और वहाँ पे जाएं खरीदें। अब दुबई में महल खरीदें, दुबई में आप जो चीज़ें खरीदें, हज़ारों लोगों ने फ्लैट्स खरीदे, सारा दिन में भाषण जो दे रहे होते हैं हुब्बल वतनी पे बड़े बड़े लोग, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जदादें उन्होंने वहाँ पे खरीद ली हैं। तो इसलिए लंदन की और आप दुबई तो है वो आजकल पाकिस्तान के हराम पैसे से चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्लासेस साहब, लेकिन एक बात वही आ जाती है, अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं किसी को क्यों रोकूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इमरान खान के धरने पर तो बात करेंगे, इसके साथ IMF की जो रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान मौशी बहरानों से निकल रहा है, इसमें वाकई इतनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब कुछ बात करेंगे हम इमरान खान के धरने के हवाले से। एक बात जो उन्होंने की कि सारी कश्तियां जलाकर इस्लामाबाद जाएंगे, समझ लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं अपने मकासद में वो कामयाब नहीं हो पाते, तो ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे का, क्या करेंगे फिर? आने वाले दिनों में बड़ी तफसील से बात करेंगे इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे, क्योंकि मेरे जहन में थोड़ा सा डिफरेंट अब एक व्यू है कि इमरान खान साहब जितनी 2 नवंबर के हवाले से 2 नवंबर के हवाले से आने वाले दिनों में हम उस तफसील से बात करेंगे। आज मैं छोटी बात करूँगा, इतना मैं कह सकता हूँ मुख्तसर साहब कि वो कहते हैं धीरज महाराज, इमरान खान थोड़ा सा धीरज करें, कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं रहेगा। जहाँ पे उन्होंने उम्र के 64 साल या पॉलिटिक्स में 17 साल उन्होंने गुजार लिए हैं, 20 साल कहते हैं वैसे वो अपने, चलें 20 साल, आखिरी ये साल जो है अगला इलेक्शन से पहले का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, इवन फॉर नवाज शरीफ साहब और हमारे लिए भी, सब के लिए,
कि आपको इस वक्त 4 साल तो गुजर गए हैं ऑलमोस्ट, आखिरी साल जो है जो ही ये अगला साल शुरू होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, एक हमारी गुफ्तगू का मोड बदलना शुरू हो जाएगा, सियासत बदलना शुरू हो जाएगी, अलाइंसेस, इवन पीपल्स पार्टी बहुत बड़े ये टर्न लेगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जनवरी आने दें, जनवरी फरवरी के लगेगा कि नवाज शरीफ का इनसे तो बड़ा दुश्मन पैदा ही कोई नहीं हुआ, इनकी गुफ्तगू सुनिएगा, ये मुकमुका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिवाइव करना है पंजाब में। पंजाब इज ए बैटल ग्राउंड, ये आपका पानीपत है, जो पंजाब में जीतेगा 148 सीट्स हैं, वही आके आप सेंटर में जीतेगा। तो असल लड़ाई पंजाब में होनी है, वो आप KPK में जीत जाएं, बलोचिस्तान स्वीप कर जाएं, आप जाके पूरे का पूरा सिंध जीत के हैं, फिर भी आप हुकूमत नहीं बना सकते यहाँ पे जब तक पंजाब में से आप सीटें नहीं लेते। नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबे में तवज्जो क्यों नहीं देते? 148 सीटें हैं पंजाब की, वहीं से जीत जाएंगे, वहां से आप जीत जाएं अगर, उसके बाद बाकी खवातीन की मिला मिलू के 200 बना लेते हैं आप। तो आपको जरूरत क्या है दूसरे सूबों में जाएं और उनकी वहां पे मिन्नतें करें, तरले करें और उनके अब नखरे उठाएं। उन्होंने नखरे उठाने के लिए बाकी 3 पार्टीज को छोड़ दिया कि आप जो उनका नखरे उठाओ, मैं तो नहीं उठाता क्योंकि मैं पंजाब में बैठा हूं, मैं मेरे पास 148 सीट है। इमरान खान साहब जो हैं, ही स्टैंड्स ए वेरी गुड चांस अपने नेक्स्ट इलेक्शंस में कि आपने अपने आप को साबित कर दिया है कि मैं अपोजिशन हूं इस वक्त। मेन नवाज शरीफ साहब का ये सारे मिले हुए हैं, ये एक उनका करप्ट एलीट का एक टोला है जो अपने आप को बचाने के लिए जमहूरियत का एक ढोंग लेके आते हैं, उसी की आके रेफ्यूज लेते हैं, उसी के कवर लेते हैं और वो जमहूरी तकाजे पूरे नहीं करते जो जमहूरियत में होने चाहिए। जमहूरी तकाजे होते तो ये इनको 2 मिनट लगने चाहिए थे सेनेट को और कौमी असम्बली को, ये TORs बना के दे देते कि ये हैं कि प्रोसिक्यूट करें, इनको इन्वेस्टिगेट करें। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं भाई। कांग्रेस ने अगर वहां पे अमेरिकन कांग्रेस ने उसका बिल क्लिंटन का ट्रायल कर दिया था, सिटिंग प्रेसिडेंट का, और लाइव दिखाया था CNN ने, तो ये लोग ये किस खेत की मूली थे कि इनका ट्रायल नहीं हो सकता था? पार्लियामेंट खुद ट्रायल कर सकती थी, लाज नहीं अलाउ करते थे, अब लाज में तब्दीली कर लेते, आप तो एक जॉइंट सेशन बुला लेते। सो इमरान खान साहब जो हैं जिस तरफ रूट पे वो चले गए हैं, मैं अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, उनको थोड़ा सा इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर उन्होंने पूरे का पूरा जितना दस्तरखान ये बिछाया हुआ है और उन्होंने उसको टेबल को उलट दिया, तो इमरान खान साहब को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर कोई थर्ड फोर्स अगर आती है, मुझे अब मेरा ये ख्याल है, खुदा ना खास्ता खदशे हैं, अगर मैं वही इफ्स एंड बट्स कह रहा हूँ, मतलब जिस पे बात हो रही है सारी हर जगह, वो इमरान खान खुद भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं, इवन वो भी कह रहे हैं, ये रूलिंग पार्टी भी कह रही है कि अगर थर्ड पार्टी हुई नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, ये कहते हैं वो होंगे। मैं ये समझता हूँ अगर थर्ड इंटरवेंशन होती है, इमरान खान विल बी द लूजर। इन्होंने 17-18 साल बड़ी इन्होंने सब्र किया है, मेहनत की है, एक अपने आप अच्छे एक मेजर अपोजिशन लीडर के रोल में लेके हैं, अपना पार्टी बना लिया इन्होंने, अपना वर्कर्स को इन्होंने वो कर दिया है, उनमें एनर्जी डाल दी है, लोगों में शऊर पैदा कर दिया, करप्शन के खिलाफ अब ये बहुत बड़ा इशू समझा जाता है। इन्हें 1 साल इसी तरीके से इस पे एजिटेट करते रहे, बात करते रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था। उन्होंने 5 सालों की सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे काले कोट पहन कर मेमो गेट पे कमीशन बनवा रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी वहां पे वो गिलानी साहब के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, कभी वो उस वक्त जनरल क्यानी और जनरल पाशा का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने भी खेले हैं, ये बड़े नेक तरीका मुख्तलिफ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको गिरने नहीं दिया, इनको गिराया नहीं है, इनको ये जरदारी साहब को और उनको गिलानी साहब को। और अगले इलेक्शन में जो ही 2013 शुरू हुआ, उन्होंने क्रॉप उन्होंने खा गए, पी गए। इवन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये रोजाना सुप्रीम कोर्ट एक पटिशन लेके पहुंचे होते थे कि जनाब इन्होंने करप्शन कर ली। इमरान खान साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है नो रिटर्न तक मत जाएं, इन्हीं को ही नुकसान होगा अगर चीजें उस तरह ना गई। सो मैं इससे ज्यादा जो गुफ्तगू आने वाले दिनों में हम खुल के बात करेंगे। इमरान खान शुडंट बी अ लूजर, थोड़ा सा धीरज महाराज, इन चीज़ों को आप टेक्निकली टैकल करें, बेहतर होगा। लास्ट कमेंट कि सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है उसको जो 1 नवंबर को प्रोसीडिंग है उस दिन कमीशन का अनाउंस करना चाहिए, उनको मेंबर बना देने चाहिए और साथ में डायरेक्शन देनी चाहिए इनको PTI को कि जनाब आपका कमीशन बन गया है, 3 महीने दे दें, 2 महीने दें, इसकी प्रोब हो रही आके होगी 3 महीने में, इसकी फाइंडिंग आएगी, फिर चलेंगे। ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए, इनको 1 नवंबर को इनको अपनी TORs दे के इनको कमीशन नॉमिनेट करना चाहिए और PTI को उसके बाद धरना अपना इनको मेरा ख्याल है ना पोस्टपोन कर देना। ठीक है, IMF की स्टोरी की जानब तो हम बढ़ेंगे, लेकिन क्लासेस अब एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगी, आपके कहने का मतलब ये कि धरने का फैसला बेहतर नहीं है। जिस तरह का वो करना चाह रहे हैं कि जिसमें शेख साहब फरमा रहे हैं कि इसको तहरीक को खून चाहिए, मुझे पता शेख साहब के अल्फाज सुन के तकलीफ हुई है। मैं खुद बच्चों वाला हूँ कि बच्चे पालना, उनको बड़ा करना, उनके साथ आपका प्यार भी बड़ा होता है। ये दूसरों की लाशें देखना बड़ा आसान काम होता है, खुदा ना खासा कि आपके अपने घर में लाश आ जाए पता चल जाता होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आमिर साहब। अब हम जाएंगे पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पर। आए रोज सुनते हैं, अवार्ड्स की बातें आती हैं, इक्तिसादी सूरत हाल बड़ी बेहतर जा रही है, IMF के सरबराह तो कहते हैं पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल आया। क्या वाकई सच्चाई है इसमें? मैं उससे पहले ज़रा सा साहब को कहना चाहूँगा कि मैं इसके खिलाकी जवाब में नहीं जा रहा कि उनको
इमरान खान को ये करना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर मैंने ये ना किया तो थाना कचहरी, क्योंकि इतनी कंट्रोल में आसिफजारी और नवाज शरीफ के पंजाब में, उनकी सिंध में, कि वो समझते हैं कि अगला इलेक्शन भी वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कर रहे हैं। मगर अगर उन्होंने क्लासा साहब का ये मशवरा मान लिया कि धीरज रख के कैसे काम करना है, तो फिर ये जो हम स्टोरी कर रही है ना IMF की स्टोरी, ये इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज KP में एड्रेस कर रहे हैं कि शायद आज पाकिस्तान के 4 बड़े अखबारों में सिर्फ इस टॉपिक पे आया हुआ था कि पाकिस्तान का एक इक्तिसादी क्राइसिस, बहरान आ गया हुआ है और हम बड़े बुरे हालात में हैं। पूरे पाकिस्तान की इस वक्त इतनी खौफनाक किस्म का ये सिचुएशन है कि जो कि शायद हम इसको अफोर्ड ही ना कर सकते हो। और मैं सोच रहा था शायद जो है ना आज KP के उसमें उन्होंने पिछले जलसे में बड़ा अच्छा किया था कि लोगों को, आम आदमी को पैनमा नहीं पता, उन्होंने जो आहिस्ता आहिस्ता समझाया था तो शायद आज समझाएं। वो समझाने की इसलिए भी ज़रूरत है ख़ास तौर पे अपोजिशन की कि पाकिस्तान का आम आदमी वो बेवकूफ़ नहीं है, नवाज शरीफ साहब वगैरह उनकी टीम, कि वो ये सड़कें वड़कों का काम करते हैं। आम आदमी को कंक्रीट, लोहा, जो चीज़ नज़र आती है ना, वो जल्दी उसके दिखावे में आ जाता है, जल्दी पिक कर लेते हैं। ये जो बजट की जुबान, इक्तिसादी मसाइल, डेफिसिट, ये समझ नहीं आती, मगर उसको ये ज़रूर समझ आती है कि उसके पाकिस्तान में जो है 1/3 जो लोग हैं वो 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और आधे से ज़्यादा मुल्क जो है इस वक्त बिल्कुल पस्ती में जा रहा है। तो ये कनेक्शन पॉलिटिशियन का, इमरान खान का काम है कि आसान लफ्ज़ों में ये समझाएं, जो आज नहीं समझा रहे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बड़े आर्टिकल साफ़ी भाइयों के हमारे आए हैं, फरहान बुखारी ने लिखा है, एहतशाम से हम बात भी शायद कर रहे हैं आज, मगर जो 3 पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिस्टों ने लिखा है, हमारी ये वो बातें हैं जो मैं और रऊफ क्लासरा हम करते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की ज़राअत बहुत अरसा हम कहते रहे कि बुरी जा रही है। वो जब तक फिगर नहीं आया किसी ने नहीं माना। हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि कर्जों की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, नहीं कोई मान रहा। IMF ने आज क्या हुआ है कि ये नहीं, IMF का एक इत्तफाकन आज ही उनकी जो क्रिस्टीन लकार्ड जो उनकी चीफ है वो आई हुई थी, आज उन्होंने एड्रेस भी किया। अब वो उसका टॉपिक था इमर्जिंग मार्केट्स। उससे जो तासुर दिया गया, जो पिक एंड चूज करके, जिस तरह विद ड्यू अपॉलॉजीज हमारे पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो हैं वो जो ये कई दफ़ा इंप्रेशन देते हैं, ये नून लीग देती है कि जनाब यहाँ ख़जाने बहुत अच्छे जा रहे हैं और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वैसी सिचुएशन नहीं है। और आज IMF ने भी इस तरह के जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पर जो हुकूमत के चंद हमायती लोग या चैनल हैं वो सिलेक्टिवली अच्छी चीज़ें निकाल के दिखा रहे थे, उन्होंने बुरी तस्वीर नहीं है। ये पाकिस्तान के 3 बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने IMF पे अटैक किया है और बुरी तस्वीर दिखाई है कि जनाब IMF की गलतियां क्या हैं, हकीकत क्या बंदे कौन हैं। वो तीनों, मेरी और क्लास साहब की तो ओपिनियन हो सकती है, ये तीनों पाकिस्तान के या वज़ीर ख़जाना रहे हैं या मशीर ख़जाना रहे हैं। एक का नाम है डॉक्टर इशफाक हसन, दूसरे हैं डॉक्टर सलमान शाह, तीसरे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। तीनों मोतबर नाम हैं। सो उन्होंने जो आज ये किया है, ये इस पर डिस्कशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात उन्होंने IMF पे अटैक किया है कि जनाब ये बड़ा जो ये तमगे दिए जा रहे हैं ना कि IMF का प्रोग्राम पूरा हो गया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये आपने हमारे साथ धोखा किया है और बड़े सख्त अल्फाज है। उन्हें कहा ये IMF ने सेल्फ सर्विंग प्रोग्राम बनाया है, ये अपने लिए किया है, वैसे ही अपने लिए ही करते हैं मगर हमारे लिए कुछ नहीं है। कि इन्होंने इस दौरान में जब प्रोग्राम रहा यहाँ पे IMF का, उसमें उन्होंने कहा जनाब 12 साल के जो है ना, इन्होंने डॉक्टर साहब ये क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने $12 अरब के रिजर्व्स बढ़ा दिए। उन्होंने कहा जी इत्तफाकन इसी सालों में, इन्हीं सालों में एग्जैक्टली इतना ही पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा बढ़ा। यानी कि ये IMF ने का इंटरेस्ट ये था कि यार इनको जो पैसे दे रहे हैं कि हमारे कर्जे वापस आ जाएं, इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे। IMF की जो रिपोर्ट थी वो झूठ का पलंदा ही करार पाई। आमिर साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर रोशनी डालना चाहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आमिर साहब से जो पाकिस्तान की मैशत, इक्तिसादी हमारी सूरत हाल, उस पर बात करेंगे और इसके साथ इक्तिसादी माहिर एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। IMF की रिपोर्ट पर हम बात करें। मैं बस क्विकली जरा चंद जो चीज़ें गुजारिशात उन्होंने की हैं उसको बयान करूंगा कि उन्होंने ये ख़ास तौर पे बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाया है दोबारा कि जनाब ये पाकिस्तान के सारे मेजर फिगर्स गलत हैं। नून लीग ने इसके अंदर जो है ना गड़बड़ की हुई है। ग्रोथ का फिगर भी वो कहते हैं गलत है कि ये 4% 4.7 नहीं है, ये 3.1 और 3.7 है, फजिंग की है। दूसरा वो कह रहे हैं कि डेफिसिट का फिगर भी वो बड़ी खतरनाक बात की है कि ये कहते हैं कि ये 8.6 से हम 2.9 पे लाए, वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये 7 और 8 पे ही है। दूसरों ने कहा जी IMF ने जिन चीज़ों का जिक्र नहीं किया जो उनको करना चाहिए था कि पाकिस्तान का सबसे खौफनाक ट्रेंड ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बड़ी खौफनाक बढ़ गई है और ये ऐसा मुल्क जिसके अंदर यूथ बढ़ जाए। और यहाँ पे हालत ये है कि इस वक्त जो है 11% जो है 8% जो है ना 13 साल बाद 8% अनएम्प्लॉयमेंट है। यूथ की आम जो नौजवान हैं उनके यहाँ बेरोजगारी 11% है और जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं 20 से 25% बेरोजगारी है। यानी कि जो ज़्यादा पढ़ लेता है वो उतना ज़्यादा बेरोजगार है। आप उन लोगों की सोचें जिन्होंने MA की और BA की डिग्रियां ली हुई हैं और वो तकरीबन फिगर है कि 24 लाख ग्रेजुएट जो है इस वक्त मार्केट में वो हर साल जो है ना वो 6.5 लाख बंदा है जो मार्केट में आ रहा है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जी वही तो ये दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब IMF ने कुछ चीज़ें जो क्विकली बस जो नहीं गौर किए, एक्सपोर्ट्स का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमारा बहुत खौफनाक जो है 12% उस तरह है। वैसे ओवरऑल 3 साल का ले लें तो 20% है। इन्वेस्टमेंट हमारी नीचे जा रही है। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि इनकी पॉलिसीज जो है ना वो एंटी पुअर हैं। इन्होंने खाद की कीमतें बढ़ा के, बिजली की कीमतें बढ़ा के आम किसान को भी जोर डाला है और आम आदमी को, और साथ में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं और इनकी तमाम पॉलिसीज एंटी पीपल, अवाम, आम गरीब आदमी के खिलाफ हैं। जी इसमें मैं चाह रहा हूँ कि चांद साहब आपने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है, आज रफली इन्हीं लाइन्स पे हैं पर बेहतर तज्जिया है, आप उसके मतलब हमें ज़रा गाइड करें, बताएं। देखिए आमिर, माशाल्लाह आप वो क्लास बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा जबरदस्त आप मुआम भी करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े फैक्ट एंड फिगर के साथ। देखिए अब सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है कि अब यार्डस्टिक पैमाना इक़्तिसादी तरक्की का क्या हो सकता है। जब आप कहते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो जाहिर है आपका कुछ जवाब होगा ना। अब देखें कि जितने अब लोग जो लिख रहे हैं, आमिर क्लासा जो लोग लिख रहे हैं वो किस तरह लिख रहे हैं, तो वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट निकालते हैं, सेंट्रल बैंक की क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं, उसके बाद फिगर निकालते हैं कि जी अब क्या बनता है, क्या ग्रोथ का फिगर है, क्या इन्फ्लेशन का है, करंट अकाउंट डेफिसिट का है, एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, सारी चीजें निकालते हैं। वो जो सारी चीजें लग रही हैं आमिर, वो लगता है कि मैनिपुलेशन हुई है बड़े जबरदस्त तरीके से। ये जो डिस्टॉर्शन आपको नजर आ रही है ऐसा नहीं है। अभी आप मुझे बताएं कि ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर खास तौर पे जो पॉवर्टी के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, वुमेन एम्पेंसिपेशन के हैं, वो नीचे जा रहे हैं, तो तरक्की कहाँ है। अभी आज के डार साहब कह रहे थे कि जी 4.7 के बजाय अब 5% कर दिया है अपना IMF ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ अगले साल के लिए, इस साल के लिए। अब सवाल अहम यह है कि भी पेपर्स में तो ये है, ऑन ग्राउंड क्या चीज है। ऑन ग्राउंड क्लासरा आप तो बड़ा रेगुलरली एग्रीकल्चर को कवर करते रहे हैं, आप मुझे बताएं कि नेगेटिव हो गई है ग्रोथ आपकी ज़राअत की, और ये ज़राअत आपका 23% आपकी GDP का है। उसके बाद आप देखते हैं कि बड़ा इंडिकेटर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी GDP ग्रोथ को बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित होता है, एक बड़ा एलिमेंट है। वो आप देख लें कि वो $900 मिलियन से कम होकर रह गई है। 2007-8 में ये $5.5 बिलियन थी। इसी तरह आपका सर्कुलर डेट दोबारा से 630 अरब रुपए तक चला गया है। एक्सपोर्ट आपकी फैक्चुअली 30% चली गई है। एक आप देख लें जो एक बेहतर था आपका पैमाना था वो रेमिटेंस का था, वो स्टैग्नेट करना शुरू हो गई है। अशरफ बत्रा साहब कहते हैं मुझे उम्मीद है कि $20 बिलियन का जो है ना टारगेट हम इस साल पूरा कर लेंगे, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल एक्सटर्नल डेट आपका फॉरेन डेट जो है ना आमिर, वो इस वक्त $73 बिलियन का है, और डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं कि अगले 2 साल में ये $90 बिलियन का हो जाएगा। और आपके हमारे सबसे दोस्त जो हैं वो PMLN के अनवर बेग साहब, वो कहते हैं कि $100 बिलियन क्रॉस करेगा तो फिर फॉरेन एजेंसी जो है ना वो आपसे कहेंगी कि अपना रोल बैक करने, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर आपको मदद देंगे। तो अहम सवाल ये है कि ये जो ग्राउंड पे रियलिटीज हैं, जो ग्राउंड पे जो फैक्ट एंड फिगर। शाम साहब आपने बड़ा ये कम टाइम में बड़ा कम्प्रिहेंसिवली सारा आपने दरिया को कूसे में बंद कर दिया, लेकिन डार साहब तो परसों कह रहे थे, उन्होंने कहा लोग जलते हैं मुझसे, सड़ते हैं, चंद लोग हैं जिनसे तरक्की हजम नहीं होती।
आप भी उनमें शामिल हैं सर जिनसे ये पाकिस्तान की तरक्की और इसहाक डार साहब की इज्जत हजम नहीं हो रही? देखिए वो जो आप सारा दिन प्रोग्राम करते हैं और बड़ी बड़ी खबरें निकाल के लेके आते हैं फैक्शन फिक्र के साथ, वो तो उस पर भी उनको बड़ा गुस्सा आता है। अब सब लोग यही कर रहे हैं कि ये झुंझलाहट उनके पार्ट पे क्यों है। कल भी आपने देखा, आज भी IMF के प्रोग्राम में वहाँ सब इकट्ठे थे, वहाँ पे भी वो बात कर रहे थे। अब देखें अहम सवाल इस वक्त यह है कि भाई तरक्की का पहिया आगे क्यों नहीं जा रहा। तरक्की का पहिया आगे इसलिए नहीं जा रहा कि ये कंजम्पशन अपने लिए है। अब आप देख लें कि ये रोड नेटवर्क के अलावा आप मुझे बताएं कि किसी सेक्टर में तरक्की हो रही है। आप बता दें कि जी जो एग्रीकल्चर आपको जो मेन स्टे है जिससे लोग आपकी एक बड़ी आबादी का ताल्लुक है वो पूरे तरीके से टोटल कोलैप्स कर गई है, नेगेटिव चली गई है। आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है। आपका एक्सचेंज रेट। अच्छा तो आज आपने अपने आर्टिकल में बड़ी एक अहम बात, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, विश के हम इस पर पूरा प्रोग्राम करते, आपने उसमें 2 लोगों को बड़ा टारगेट किया है। आपने कहा जिनका काम है कि वो बैठ के कोई थोड़ी सी हमारी इकॉनमी ठीक करने की कोशिश करें। मोहम्मद जुबैर साहब वो चेयरमैन है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, और वो मिफ्ता साहब हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। वो सारा दिन टीवी पे बैठ के पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पॉलिटिकल साइड वो उन्होंने संभाल लिया, मीडिया संभाल लिया है। जिनका काम था प्राइवेटाइजेशन के, जो आपके यूनिट्स वो घाटे में जा रहे हैं उनको डिसइन्वेस्ट करें। अगर दुनिया नहीं खरीद रही जैसे आपने लिखा है तो उनको प्रॉफिटेबल करें। वो तो सारा दिन वो मोहम्मद जुबैर साहब इमरान खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं, मिफ्ता साहब हैं वो भी टीवी पे बैठे हुए हैं। तो काम कौन करेगा सर? सारा तो मीडिया संभाल लिया या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। के इन्वेस्टमेंट जिसके वो इंचार्ज हैं वो नोज ड्राइव कर रहा है 900 बिलियन है, जिसमें कि हार्डली वो ज्यादा भी सीपैक का है। जी अच्छा श्याम साहब देखिए बात ऐसे आमिर और क्लासरा ऐसा है कि अब प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल रुक गई है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपकी जो है ना प्राइवेटाइजेशन निजकारी बिल्कुल ब्रेक लग गई है। उसकी वजह है कि ये टोटल काम इन्होंने खत्म कर दिया। पहले कुछ फिर लोग आते थे, दुबई तक आते थे, फिर कभी कभी कराची इस्लामाबाद में मीटिंग होती थी। अब आप BOI के दफ्तर में चले जाए आपको कोई नहीं मिलेगा। निजकारी के दफ्तर में चले जाएं तो लोग आपको कहते हैं कि जी मिनिस्टर साहब कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसलिए कि सारा दिन तो वो एक सेल बना हुआ है, वहां बैठे रहते हैं कि किस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, किस तरह बैशिंग करनी है अपने ओपोनेंट्स की, किस तरह से जो अखबार नवी साहब जैसे क्रेडिबल लोग हैं उनको अगर खरीदा नहीं जा सकता तो उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करनी है। तो जाहिर सी बात है फिर क्या ठीक होगा। और सबसे बड़ा फियास्को जो इन्होंने क्लासरा किया है, जो 3 बड़ी आपकी प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस में आने वाली थी चीजें, OGDCL, PIA, रेलवे, उनका खसारा देखे कहाँ चला गया। और फिर अगर ये एनर्जी सेक्टर का भी ले लें तो ये इतना ज्यादा 1000 बिलियन से ज्यादा का ये खसारा हो गया। और अभी देख लें कि जिस तरीके से रेवेन्यू लीकेजेस चल रही हैं, और फिर आप कितनी बातें बंदा क्या कर सकते हैं, आपके पास बड़ा वक्त कम है। जो रिफॉर्म का एजेंडा लेके आए थे, जो IMF ने कहा था कि रिफॉर्म होंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वो रऊफ बिल्कुल नहीं है, बड़ी मामूली है, चाहे रेवेन्यू है चाहे पावर सेक्टर में है। नतीजा यह है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज जो है ना बढ़ रहे हैं। और कहने का तो यह है कि जी 2018 से पहले 10,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में डालेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो ट्रांसमिशन लाइन इतनी डिके कर गई है कि वो लोग कहते हैं कि जी वो संभालने के लिए जगह ही नहीं है, बिजली कहाँ रखी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रम्बल कर रहा है, पुराना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो बुनियादी ये है कि नारे एक तरफ है, और जिस तरीके से क्लासरा पहली दफा लोग इनके फिगर्स को चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, इसमें ओपनली। अच्छा साहब ये पहली दफा थोड़ा हो रहा है। 30 सेकंड। आपको याद होगा कि ये 1999 के बाद जब ये शौकत अजीज साहब आए थे तो IMF ने एक झूठ पकड़ा था, पाकिस्तान को $60 मिलियन का जुर्माना हुआ था कि डार साहब पे इल्जाम लग गया था कि इन्होंने जो फिकर से फर्ज किए थे $60 मिलियन हम पहले पकड़े जा चुके हैं सर। ये पहले जो पकड़ा था, फर्क यह है कि वो IMF ने पकड़ा था और वो किया था। अब जो है IMF इस पे पर्दाकुशी कर रही है। ये मायरीन ने कहा है कि आपके पास फैक्ट फाइंडिंग का तरीकाकार है, आप क्यों नहीं इन फिगर्स को करते। जी शाम साहब जस्ट मुख्तसर सी आमिर देखें कि पाकिस्तान की तारीख में क्या IMF की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। IMF के लोग भी इसको प्राइवेट की बात मान रहे हैं कि जो लोग उनको कहते हैं कि IMF इज पार्टनर इन क्राइम, मतलब उन्होंने IMF को जिन चीजों को पॉइंट आउट करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में किसी एक प्रोग्राम में 16 वेवर्स आमिर नहीं दिए गए, 12 रिव्यूज हुए जिसमें इन चीजों का जिक्र नहीं था जो अब कर रहे हैं। और अशफाक हसन खान ने अपने आर्टिकल में आज लिखा है कि IMF तो ग्लोबल लोन शार्क बन गई है। ग्लोबल लोन शार्क मछली बड़ी वाली सर। अब देखिए ना, अब एक सारे सिनेरियो में आपको कोई डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। रेवेन्यू आपका जो एक बड़ा सेक्टर है उसमें आप देख लें क्या हो रहा है। कुछ सर मेरा शाम साहब आखिरी जुमला ये है
मेरा ख्याल है हम सारे जलते हैं इसाक डार साहब की तरक्की से। उनकी तरक्की से हम जलते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन आप खान साहब अब सच ना साबित कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि पाकिस्तान में तरक्की का जो पहिया है वो आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे में IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती मईशतों में हो रहा है, समझ से ये चीज़ बालातर है। शामुल अक्सर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।